ओके, नाउ नेक्स्ट चीज जो हम लोग करने वाले वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है ये एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स का या फिर बेसिकली लिक्विड्स का। सो इन दिस केस सरफेस टेंशन होता क्या है, अगर मैं कोई लिक्विड लेता हूं तो इस लिक्विड का जो अपर लेयर है, ठीक है, वो आपस में मॉलिक्यूल्स ऐसे अटैच हो जाते हैं कि उसको थोड़ा सा खिंचाव मिल जाता है, ठीक है। अब तुम पानी के अंदर से हाथ डालोगे तो आर पार पानी निकल जाएगा, बट जो अपर लेयर होती है वो बाकी लेयर से थोड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो सरफेस पे क्या हो गया, खिंचाव आ जाता है। खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। वायर को खिंचाव जब मिलता है, स्ट्रेचिंग जो मिलता है, फोर्स जो मिलता है, उसको क्या बोलते थे, टेंशन। अब ये किसके ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर, तो नाम क्या आ गया, सरफेस टेंशन, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोहेसिव और दूसरा होता है अडेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है सेम टाइप के मटेरियल के बीच में होता है, और ये होता है डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वो अगर सेम सेम के बीच में होगा तो कोहेसिव हो गया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मार्कर से लिख रहा हूं तो मैंने मार्कर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये मार्कर के जो कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल्स है आपस में, ब्लू कलर वाले आपस में एक दूसरे को अटैच्ड है, इजंट इट। तो उनके बीच में कुछ तो फोर्स है ना, वरना एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग बिखर जाता, सब आपस में कनेक्टेड है। तो वो जो फोर्स आई है सेम टाइप ऑफ मटेरियल के बीच में आ रही है ना, तो उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये मार्कर का जो मॉलिक्यूल है वो और बोर्ड आपस में एक दूसरे को चिपका हुआ है, तो वो क्या हो गया, अडेसिव। दो अलग अलग टाइप के आपस में चिपके हुए, ठीक है। तो एक होता है कोहेसिव, कोहेसिव मतलब सेम टाइप के बीच में होगा, अडेसिव मतलब दो अलग अलग टाइप के। तुम लोगों ने नाम सुना है फेविकॉल, अडेसिव होता है, मतलब क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को चिपकाता है ना, वो सेम चीज को नहीं चिपका रहा है, दो अलग अलग टाइप की चीजों को चिपकाने के लिए यूज होता है वो, तो इसके लिए उसको एडेसिव बोलते हैं। फाइन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन सब का क्या पर्पस है यहाँ पे सरफेस टेंशन में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए जब हम मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं, हम उनको स्फीयरिकल शेप में कंसिडर करते हैं। ये मेरा एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, तो इसका कुछ दूर तक एबिलिटी होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को अटैच करने का, या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो अगर सेम टाइप के हैं तो वो आपस में एक दूसरे को चिपकेंगे, कोएलेस होंगे, मतलब क्या, कंबाइन हो जाते हैं। तो ये कितनी दूर तक ये कर सकता है खींचने का काम, उसको इंटरमॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर फोर्स कितनी दूर तक जा सकता है, वो एक स्फीयर जैसा हो गया। यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वो कितनी दूर तक जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, उसके नीचे नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ गोल बल्ब है, बॉल जैसा, जो हर साइड से ग्लो हो रहा है, तो क्या होगा, वो लाइट कितनी दूर तक डालेगा, वो एक गोल जैसा ही दिखेगा मुझे, मैक्सिमम जो रेंज जा सकती है। वैसे ही यहाँ पे सेंटर पे मॉलिक्यूल है, और कितनी दूर तक उसका फोर्स जा सकता है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वो स्फीयर जो बनाता है कि कितनी दूर तक किसी को खींच सकता है अपनी तरफ, अटैच कर सकता है, उस स्फीयर को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। कितनी दूर तक जा सकता है, वो क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। और जो स्फीयर जैसा बनता है, कितनी दूर तक जाएगा, हर डायरेक्शन में उतनी दूर तक खींच सकता है वो, उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो, यहाँ पे मैं तीन अलग अलग टाइप के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंसिडर करता हूं। अभी जो ऊपर का लेयर होता है, इसको फ्री सरफेस बोलते हैं। फ्री क्यों है, क्योंकि ऊपर फ्री है ना, बाकी के आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं इसके अंदर तीन मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूं। एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। एक है जिसका आधा पार्ट से ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है, और एक है जिसका आधा बाहर है और आधा अंदर, एग्जैक्टली बाउंड्री के ऊपर। तीन मॉलिक्यूल लिए मैंने, पहला जो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, दूसरा जो ज्यादा पानी के अंदर है थोड़ा सा बाहर है, और तीसरा आधा बाहर है आधा अंदर है। ना जो सबसे अंदर है, इसके ऊपर हर तरफ से बाकी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं, isn't it? तो क्योंकि बाकी तरफ से यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, वो इसको फोर्स देगा, वो इसको फोर्स देगा, और रिवर्सली ये भी फोर्स देगा हर डायरेक्शन में। तो हर एक तरफ से इसको ये फोर्स दे रहा है, तो वहां से कोई इसको भी फोर्स दे रहा है, तो मतलब ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो मतलब इसका कुछ खास असर नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ज्यादातर जो है फोर्स कहां पे है,
नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, isn't it? और नीचे से इसको फोर्स भी मिल रहा है, तो इसका एवरेज आउट फोर्स क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऊपर एयर का है बट एयर का इतना असर नहीं होता, असर किसका होता है, नीचे की तरफ का। इन दिस केस ऑल्सो क्या होगा, ये जो हो नीचे की तरफ फोर्स देगा, इसको जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है वो पुल करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, तो नीचे की तरफ वो इसको खींचने की कोशिश करेगा, वो उनके ऊपर फोर्स डाल रहा है तो वो भी नीचे से इसको खींच रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो तुम्हारा सरफेस है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस है वो कड़क हो गया, नीचे खींच रहा है ना। अब वो इतना ऑब्वियस नहीं कि तुम आंखों से देख सको उसको, पर जो सरफेस होता है, अपर लेयर होता है, वो थोड़ा सा नीचे खिंच जाता है, और खिंचने की वजह से क्या होता है, सरफेस खिंचा ना, तो खिंचा मतलब क्या है, टेंशन, तो उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड या फ्लूइड का जो अपर लेयर होता है वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से नीचे खिंचता है, जब खिंचता है तो ऊपर का पार्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। मेरे पास एक फ्रेम है मेटल का, जिसको मैंने ये शेप पे रखा हुआ है, ठीक है, इसको सपोज नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया पॉइंट पी और ये हो गया पॉइंट क्यू। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा लगा के रखा हुआ है, फाइन, और ये मूवेबल है, ये मूव हो सकता है, मतलब मान लो कि इसको ऐसे रख दिया है, जैसे आता है ना तुम लोग का वो लोहे का होता है, उसके ऊपर बस आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, वैसा है। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने सोप के अंदर, जो लिक्विड सोप होता है हमारा, उसके अंदर डिप किया और बाहर निकाला। अब सोप क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, isn't it? वो खींचना तो हर तरफ से चाहता है, बट मूव सिर्फ ये हो सकता है ना, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। तो मान लेता हूं कि ये मूव होके पॉइंट पी डैश क्यू डैश तक आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं इतना डायग्राम बना रहा हूं, मतलब इतना सारा डिस्टेंस तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस जाएगा। तो इसका मैं जो लेंथ है वो ले लेता हूं कि इसका लेंथ कितना है, एल। जो डिस्टेंस है यहां से यहां मूव हो, छोटा भी डिस्टेंस होगा dx, ठीक है। छोटे से डिस्टेंस को d से सब डिनोट करते हैं, रिमेंबर हमने 11th में भी किया, इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंसेस सब बोलते हैं इसको। अच्छा, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू F अपॉन L, ये होता है, हमने लास्ट टाइम लिखा भी था, बट यहाँ पे F अपॉन 2L आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, इस तरफ से भी खुला है और उस तरफ से भी खुला है ना, एक सरफेस नहीं है। जब मैं अगर इसको सी शेप के फ्रेम में ऐसे डिप करूंगा, इफ दिस इज द फ्रेम, तो ये यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो इस साइड में भी खुला सरफेस है और इस साइड में भी खुला सरफेस है, दोनों साइड में खुला सरफेस ही है, तो खुला सरफेस दो है, इसके लिए 2L आता है, ठीक है। आगे भी कई न्यूमेरिकल्स और इन सब में भी अगर ओपन सरफेसेस है, दोनों साइड में उसके लग सकता है एयर, तो क्या हो जाएगा, वो खुला सरफेस हो जाता है, तो उसको 2L लेते हैं, ओके। तो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, T इंटू 2L इज इक्वल टू F का वैल्यू हो गया, I'll take that as equation 1। अब फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से अंदर आ गया, कुछ डिस्टेंस चला, फोर्स लग रहा है और कुछ डिस्टेंस चला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स लगा, कुछ डिस्टेंस चला, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, isn't it? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कुछ बहुत ज्यादा है क्या, थोड़ा सा है ना, इनफाइनेटेसिमल, तो वर्क भी थोड़ा सा ही होगा, तो यहाँ पे मैं वर्क को भी dw ले लेता हूँ। फोर्स कितना था, F, और डिस्प्लेसमेंट कितना था मेरा, dx कितना, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला ना डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx कितना, बट फोर्स का वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर इक्वेशन में आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, dw इज इक्वल टू T इंटू 2L इंटू dx, ठीक है। अच्छा, ये L इसका लेंथ हो गया, dx एक्चुअली क्या है इसका, ब्रेथ। कौन से शेप में है, वैसे हमने शीप शेप फ्रेम लिया है, बट ये जो मूव हो रहा है कौन से शेप में हो रहा है, रेक्टेंगल, ये जो बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये लेंथ है, तो dx क्या हो गया उसका, ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, isn't it? ये हो गया मेरा लेंथ, क्योंकि दो सरफेसेस है, ब्रेथ कितना हो गया, dx, शेप यू कैन सी ना, क्या शेप बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप, लेंथ है
और ये ब्रेथ हो गया। अब क्योंकि दो सरफेस कंसिडर करें तो लेंथ भी फिर दो ही लगेंगे हमें, तो ये क्या हो गया, अब छोटा सा डिस्टेंस है मतलब एरिया भी छोटा सा ही होगा, तो ये आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा, एनर्जी क्या है हमारी जो थी वो क्या हो गया, वर्क में यूज हो गया ना। सरफेस टेंशन में हमने अभी बात किया मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि वो अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां पे हमने कंटेनर में बात की थी कि कंटेनर में तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को नीचे मिनिमम लाना चाहते हैं, तभी वो मिनिमम एनर्जी पे रहेंगे, वरना उनको कंटिन्यूस एनर्जी देनी पड़ेगी अपने आप को उसके अगेंस्ट रखने के लिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो साबुन का फिल्म बना है, सोप का जो फिल्म बना है, वो क्या कर रहा है, वो खींचने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये वाला जो मूविंग पार्ट है ये अपने आप को उस तरह वर्क किया तो प्रॉब्लम क्या होगा, एनर्जी अगेंस्ट दे रहा है, और हर ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी देना चाहता है, तो वो आगे खींच के आ गया, इजंट इट। अब वो आगे खींच के जो आ रहा है तो मूव हो रहा है मतलब वर्क डन होगा, तो जो वर्क होगा वो एनर्जी को यूज कर रहा है ना, तो वर्क डन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, जो भी तुम्हारा एरिया आएगा वो और तुम्हारा सरफेस टेंशन वही तुम्हारा वर्क होता है। ठीक है, फ्रेम के लिए। तो एंड वी कैन कंक्लूड, उन्होंने लास्ट में स्टेटमेंट भी दिया है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इसको अगर इधर लेके आ जाओगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी ए इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क तो एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा था ना, तो एनर्जी अपॉन एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन। तो कितना एनर्जी दिया है, कितना वर्क किया, डिवाइडेड बाय क्या उसका एरिया है, उसको डिवाइड करोगे तो जो आएगा आंसर क्या आएगा, सरफेस टेंशन का वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक सी शेप का फ्रेम है एंड इस फ्रेम के ऊपर मैंने थ्रेड बांध दिया है। नाउ आइडियली जब हम इसको सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे तो सरफेस एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये पीछे खींचना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं बबल को पॉप करूं तो फिर क्या होना चाहिए, ये जो पीछे खींचा हुआ है वापस आगे भी आना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले सोल्यूशन में डिप करते हैं। डेरिवेशन हो गया हमारा, इतना ही है ये। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है, जब लिक्विड को किसी कंटेनर में, फ्लूइड को बेसिकली फ्लूइड या लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं, तो वो जो टच होता है जिस ऑब्जेक्ट को, उस कंटेनर को, तो वो हमेशा 100% नहीं होता कांटेक्ट परफेक्ट, 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होता। ठीक है, अब वो क्या होता है, जब कांटेक्ट में आएगा तो वो दो तरीके से कांटेक्ट में होता है, या तो ऐसा होता है, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कंटेनर पे टच है और ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब वो तुम छोटी सी जगह पे देखते हो इसके लिए तुमको दिखता नहीं, बट एक्चुअली अगर तुम जूम करके देखोगे तो ऐसा होता है कि या तो वो ऐसे कर्व्ड होता है या फिर ऐसे कर्व्ड होता है, इसको बोलते हैं मिनिस्कस। ठीक है, तो या तो वो कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म करेगा या फिर कॉन्वेक्स फॉर्म करेगा। हाँ, टेस्ट ट्यूब में हो गया, फिर बाद में वो जो तुम्हारा ड्रॉपर आता है ना, जो बच्चे लोग को पोलियो का ड्रॉप और ये सब पिलाते हैं, या फिर वो नाक में जो दवाई डालते हैं बच्चों के, उनसे उस सब में भी होता है। तुम अगर देखोगे जितना पतला ट्यूब होता है ना उतना बेटर तुमको दिखता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता, पहली बात तो कि पतला कितना है मोटा कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम जो फ्लूइड ले रहे हो वो क्या है, और जो मटेरियल तुमने लिया है जिस ऑब्जेक्ट में रखा है वो क्या है। मटेरियल टू मटेरियल ये जो है बदलता है। ठीक है, और जिस जगह पे टच हो रहा है वहां पे तुम टेंजेंट बनाओ। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब तुम एंगल बनाओगे तो तुम्हारा जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, या तो एक्यूट होगा या फिर ऑब्ट्यूस होगा। एंगल बनाना किससे है, तुम्हारे टेंजेंट से जो लाइन जा रही है उससे लेके तुम्हारे कंटेनर तक, टेंजेंट से जो लाइन जा रही है कंटेनर तक, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब यू कैन सी कि ये टाइप का बनेगा तो ये एंगल 90 डिग्री से कम आता है, और ये टाइप का बना तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरा कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है तो मेरा एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एंगल एक्यूट है मतलब मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉनकेव, इजंट इट। जब मेनिस्कस कॉनकेव था तो एंगल क्या आया, एक्यूट आया।
अगर एंगल एक्यूट आएगा तो मेनिस्कस भी क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स बनेगा कॉनकेवली, ठीक है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। और अगर कॉन्वेक्स है तो एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री से ज्यादा। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किस बात पे डिपेंड करता है, क्या मटेरियल ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। कंटेनर क्या लिया है मैंने उस बात पे डिपेंड करता है ना। मैं बोरोसिलिकेट का ले सकता हूँ, ठीक है, सादा ग्लास ले सकता हूँ, सिलिकॉन का ले सकता हूँ, या फिर मैं बर्तन भी ले सकता हूँ, लोखंड का, मेटल का, इन सब का। एंड दूसरा मैं फ्लूइड क्या ले रहा हूँ, इस बात पे डिपेंड करता है। हर फ्लूइड का डेंसिटी अलग अलग होता है। फ्लूइड का केरोसिन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, ऑयल पाम ऑयल अलग हो गया, ऐसे अलग अलग ऑयल होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो उन सब में सबका एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब मैं यही सपोज मैंने इसमें लिया है पेट्रोल, पेट्रोल भी एक लिक्विड ही है। पेट्रोल को मैंने इसमें डाला बोरोसिलिकेट के ग्लास में, और पेट्रोल को डाला मैंने सिलिकॉन के ग्लास में, तो दोनों का अलग अलग आएगा। भले ही पेट्रोल सेम है बट बदल क्या गया, जिस कंटेनर में तुमने रखा है वो बदल गया। तो इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट भी अलग अलग आएगा। फाइन।